इंदिरा गांधी इंडिया की सबसे पावरफुल प्राइम मिनिस्टर, एक ऐसी लीडर जिसके नाम पे इलेक्शन जीते जाते थे। और उसी प्राइम मिनिस्टर को एक दिन कोर्ट ने इल्लीगल डिक्लेयर कर दिया। जून 1975 रात के 11 बजे इंदिरा गांधी ने प्रेसिडेंट को कॉल किया एक डॉक्यूमेंट पे एक साइन के लिए, आर्टिकल 352 नेशनल इमरजेंसी के लिए। प्रेसिडेंट फखरुद्दीन अली अहमद ने पूछा भी नहीं कि क्यों, और साइन कर दिया। फिर 12 बजे के बाद दिल्ली के सबसे बड़े न्यूज़पेपर की बिजली काट दी गई, प्रिंटिंग प्रेसेस बंद और एडिटर्स अंधेरे में। फिर रात के 2 बजे अपोजिशन लीडर्स के घर के बाहर पुलिस खड़ी थी। जयप्रकाश नारायण, मोलाजी देसाई और अटल बिहारी वाजपेयी के सब एक एक करके उठाए गए बिना किसी चार्जेस के। 26 जून की सुबह लोग उठे और रेडियो ऑन किए और उसमें आवाज आती है, भाइयों और बहनों, राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है। इससे आतंकित होने का कोई कारण नहीं है। आप लोग समझ नहीं पाते, कोई न्यूज़पेपर नहीं था और रेडियो ऑन करने पे सिर्फ सरकारी बात हो रही थी। और उस सुबह पूरा देश एक साथ कंफ्यूजन में था और कंफ्यूजन के बाद डर आया। अब सवाल ये है, इतनी पावरफुल प्राइम मिनिस्टर डरी क्यों? 1971 का इलेक्शन, रायबरेली कॉन्स्टिट्यूएंसी, एक तरफ थी इंदिरा गांधी और दूसरी तरफ राजनारायण, एक सोशलिस्ट नेता, और वो हार गए बुरी तरह। लेकिन उन्होंने हार नहीं माना। इलाहाबाद हाई कोर्ट में उन्होंने पिटीशन डाला कि इंदिरा गांधी ने इलेक्शन में करप्शन किया है। लोग हंसने लगे, मीडिया ने इग्नोर किया और किसी ने सीरियसली नहीं लिया। लेकिन ये केस 4 साल तक चला। 12 जून 1975 जज जगमोहन लाल सिन्हा ने फैसला सुनाया कि इंदिरा गांधी का इलेक्शन इनवैलिड है। 6 साल तक कोई भी इलेक्शन पोस्ट नहीं मिलेगा। एक हारे हुए नेता ने एक प्राइम मिनिस्टर को हरा दिया। 12 जून से 25 जून, सिर्फ 13 दिन। फिर इंदिरा गांधी सुप्रीम कोर्ट गई, उनको स्टे मिला, लेकिन सिर्फ पार्शल। वो प्राइम मिनिस्टर रह सकती थी, लेकिन वो पार्लियामेंट में वोट नहीं दे सकती थी, और ये उनके लिए काफ़ी नहीं था। और साइकोलॉजी में एक चीज़ होती है, पावर जो खोने के करीब हो वो ज़्यादा डेंजरस होता है उस पावर को जो कभी थी ही नहीं। और इंदिरा गांधी ने पूरी जिंदगी इस कुर्सी के लिए लड़ी थी। नेहरू की बेटी होने के बावजूद उन्हें पार्टी ने गूंगी गुड़िया तक कहा था कभी। 1971 में इंदिरा इस इंडिया बनी और अब एक केस और एक जज सब खत्म कर सकता था। अब उनके पास 2 रास्ते थे, पहला फैसला मानो और रिजाइन करो, और दूसरा था कुर्सी बचाओ भले सिस्टम तोड़ना पड़े। तो उन्होंने दूसरा चूज किया और इमरजेंसी लागू कर दिया। कॉन्स्टिट्यूशन सस्पेंड, प्रेस बंद और ऑपोजिशन जेल में थे। और इमरजेंसी के अंदर एक और कहानी चल रही थी जो आज भी लोग नहीं जानते, और वो थे संजय गांधी। ना कोई पोस्ट, ना कोई अथॉरिटी और ना कोई ऑफिशियल टाइटल, लेकिन इमरजेंसी में प्राइम मिनिस्टर से ज़्यादा उनको सुना जा रहा था। इंदिरा गांधी के छोटे बेटे स्कूल में एवरेज थे और ना उनके पास कोई फॉरेन फैंसी डिग्री थी। इंग्लैंड में रोल्स रॉयल फैक्ट्री में काम किया था। वापस इंडिया आए सपना लेकर कि इंडिया में अपना एक कार बनाऊंगा, मारुति। सपना बुरा नहीं था, लेकिन शॉर्टकट लिया और गवर्नमेंट लाइसेंस का भी फ़ायदा उठाया, पीएम का बेटा होने का फ़ायदा उठाया। मारुति का प्रोजेक्ट कभी चला नहीं, लेकिन संजय गांधी का एम्बिशन कहीं और मुड़ गया। इमरजेंसी लागू हुआ और संजय गांधी के लिए एक नया मैदान खुल गया। मिनिस्टर्स उनसे मिलने आते थे, गवर्नमेंट ऑफिसर उनकी बात सुनते थे और पुलिस उनके इशारों पे चलती थी, और कोई उन्हें रोक नहीं सकता था क्योंकि वो इंदिरा गांधी के बेटे थे और इंदिरा गांधी भी उन्हें कुछ नहीं बोलती थी। और साइकोलॉजी में इसे कहते हैं रिफ्लेक्टेड पावर। जब किसी के पास खुद की पावर नहीं होती तो दूसरे की पावर इस्तेमाल करता है, और ये सबसे ज़्यादा डेंजरस होता है
क्योंकि उसे कोई डर नहीं होता। संजय गांधी ने अपना एक नया एजेंडा बनाया, 5 पॉइंट प्रोग्राम। ऑफिशियली फैमिली प्लानिंग, लिटरेसी, ट्री प्लांटेशन, दौरी और कास्ट ख़त्म करना। सुनने में तो बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन अंदर की कहानी बहुत ही अलग है। दिल्ली के तुर्कमान गेट एक पुरानी बस्ती। 1976 में बुलडोजर्स आए। बिना नोटिस के, बिना अल्टरनेटिव के हजारों लोग रातों रात बेघर हो गए। लोगों ने विरोध किया और कितने लोग मारे गए ये आज भी ऑफिशियली पता ही नहीं चला। और फिर वो काम हुआ जो इमरजेंसी का सबसे काला दाग है। फैमिली प्लानिंग के नाम पे लोगों का जबरदस्ती नसबंदी किया गया। सरकारी वर्कर्स पे टारगेट थे, डॉक्टर्स पे प्रेशर और गरीब लोगों को रेडियो, कैश और राशन कार्ड का लालच दिया गया। और जो लोग नहीं माने उन पर ज़बरदस्ती हुआ। और एक साल में 80 लाख से ज़्यादा लोगों का स्टेराइजेशन हुआ। 80 लाख। और इनमें ज़्यादातर लोग मुस्लिम, दलित और गरीब लोग थे जो सिस्टम के सामने आवाज़ नहीं उठा सकते थे। और संजय गांधी किसी को जवाब नहीं देते थे। लेकिन एक सवाल बाकी था। 80 लाख लोगों का नसबंदी हुआ, पूरी एक बस्ती उजाड़ दी गई और अपोजिशन लीडर्स जेल में थे और किसी ने रोका भी नहीं, क्योंकि इमरजेंसी का सबसे बड़ा हथियार बाहर नहीं था बल्कि वो लोगों के दिमाग में था। मीसा एक्ट, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट। इस एक्ट में किसी को भी किसी भी वक्त बिना रीज़न के जेल भेजा जा सकता था। और उस वक्त इस एक्ट का इतना ज़्यादा यूज़ था कि लोग खुद ही चुप हो गए बिना डराए। और न्यूज़पेपर ने खुद ही कंट्रोल करना शुरू कर दिया। न्यूज़पेपर एडिटर्स ने सेंसिटिव टॉपिक्स को हटाना शुरू कर दिया। और लोगों के अंदर इतना डर आ चुका था कि वो खुद के घर में ही आवाज़ धीमी करके बात करने लगे। और साइकोलॉजी में इसे कहते हैं चिलिंग इफेक्ट। जब डर इतना गहरा हो जाता है कि इंसान अपनी आवाज़ खुद ही बंद कर ले, और ये किसी फिजिकल जेल से ज़्यादा पावरफुल होता है। लेकिन कुछ लोग थे जो इस डर को नहीं माने। इमरजेंसी के दौरान में भी वो खड़े रहे और उनकी कहानी बहुत कम लोगों ने सुनी। वो नाम था जयप्रकाश नारायण, जेपी। वो 74 ईयर्स के थे, बीमार रहते थे और पॉलिटिक्स से ऑलमोस्ट रिटायर हो चुके थे। लेकिन इमरजेंसी के दौरान वो उठ के खड़े हो गए। और इमरजेंसी से पहले जयप्रकाश ने पटना में स्पीच दी थी। लाखों लोग थे और उन्होंने कहा था, अगर गवर्नमेंट लोगों की नहीं सुनता तो लोग गवर्नमेंट की नहीं सुनेंगे। इमरजेंसी के पहले दिन वो जेल में थे। जेल में उनकी सेहत बिगड़ी, किडनी खराब होने लगी, लेकिन वो झुके नहीं। एक 74 साल का बीमार आदमी पूरे गवर्नमेंट को अकेले चैलेंज कर रहा था। जयप्रकाश जेल में थे, लेकिन वो अकेले नहीं थे। जॉर्ज फर्नांडिस, यूनियन लीडर, इमरजेंसी के दौरान वो अंडरग्राउंड हो गए। भेष बदल के अलग अलग शहरों में भागते रहे और अपोजिशन लीडर को जोड़कर मूवमेंट चलाते रहे। फिर एक दिन वो पकड़े गए और उन्हें कोर्ट में जंजीर के साथ पेश किया गया। जंजीर के साथ। और सुप्रीम कोर्ट में 5 जजेस थे। उसमें सिर्फ एक जज थे जो चुप नहीं रहे और बाकी 4 जज शांत रहे। और वो थे HR खन्ना। और बाकी 4 जजेस ने कहा, इमरजेंसी में किसी भी इंसान को कभी भी रोक सकते हैं। लेकिन HR खन्ना ने आवाज़ उठाई और कहा, ये गलत है। और फिर अगले साल वो चीफ जस्टिस नहीं बने। उनसे छोटे जज को ऊपर बैठा दिया गया। सच बोलने की कीमत और उनका पूरा करियर खत्म हो गया। और ये सिर्फ बड़े लोगों की कहानी नहीं थी। एक टीचर ने क्लास में सच बोला और उसकी नौकरी चली गई। एक पत्रकार ने अखबार में सच लिखा और उसे जेल में डाल दिया गया। और एक रिक्शे वाले ने इंदिरा गांधी के खिलाफ कुछ बातें किए और उसे भी रातों रात जेल में डाल दिया गया। तो इमरजेंसी सिर्फ पॉलिटिशियंस के लिए नहीं थी, बल्कि हर वो इंसान के लिए थी जिसके अंदर सच बोलने की हिम्मत थी। प्रेस बंद थी, टीवी सरकार की थी और रेडियो ऑन करने पे सिर्फ इंदिरा गांधी की आवाज़ आती थी।
लेकिन सच हाथों से लिखा जाता था, हाथों से बांटा जाता था और रात के अंधेरे में सच को डिब्बे में छुपा के एक दूसरे को मिलता था। सरकार ने सोचा कि सच को छुपा देंगे तो सच खत्म हो जाएगा, लेकिन लोग इसे गलत साबित करते रहे। 21 महीने और 630 दिन और फिर 1977 में इंदिरा गांधी ने खुद अनाउंस किया कि इलेक्शन होंगे। दुनिया हैरान थी। उनने सोचा कि लोग अभी भी उनके साथ हैं और वो जीत जाएंगी। फिर मार्च 1977 में इंदिरा गांधी हार गई, खुद अपनी सीट पे हारी, रायबरेली से हारी। वही रायबरेली जहां से राजनारायण ने केस किया था और राजनारायण वहीं से जीते, रायबरेली से इंदिरा गांधी को हरा कर जीते। और फिर 1977 में इमरजेंसी खत्म हुआ। लेकिन ये कहानी हमें ये नहीं सिखाती कि एक इंसान गलत था, बल्कि ये सिखाती है कि सिस्टम तब टूटता है जब लोग चुप हो जाते हैं। और उस टाइम पे कुछ लोग थे जो अपनी हिम्मत पे खड़े थे, इसीलिए आज़ादी वापस आई। और हिस्ट्री हमें बार बार दिखाती है कि डर हमेशा नहीं जीतता और सिस्टम जब जब गलत हुआ है तो उसके अगेंस्ट कोई ना कोई ज़रूर खड़ा हुआ है।